वंदो ज्ञानानंदकर नेमि चंद्र गुणकन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण गहन घन अरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हूँ सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन एह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु द्यो। गुणस्थान विवेचन की कक्षा अध्याय दूसरा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और इसमें आज से हमें पढ़ना है 56वें नंबर के प्रश्न से। कल हमने बहुत ही विशद रूप से क्षयोपशम की परिभाषा, उसका स्वरूप इत्यादि का सार समझा, पढ़ा। और क्या पढ़ा, एक बार क्षयोपशम की परिभाषा दोहरा लेते हैं ताकि आपके चित्त में वापस आवे और आपको याद भी हो जाए। क्या है क्षयोपशम की परिभाषा? कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य है, भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन से बनता है क्षयोपशम। इस प्रकार क्षयोपशम की परिभाषा समझी और इसके आगे अब हम अविभागी प्रतिच्छेद से पढ़ना प्रारंभ करें। ये विषय भी थोड़ा नया है और अच्छा है, तो आप इसको भी अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे तो ख्याल में आएगा। तो अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन होता क्या है इसका स्वरूप आज समझ लेते हैं। देखिए, पहले उत्तर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको समझ लेंगे। देखिए शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। अर्थात नहीं, विभाग अर्थात विभाग मतलब अंश, अर्थात जिसका दूसरा अंश नहीं हो सके। अविभाग मतलब जिसका अब और आगे विभाग नहीं हो सके, जिसको और तोड़ा नहीं जा सके, वह अविभागी है। और प्रतिच्छेद अर्थात शक्ति का अंश। तो अब ये क्या है शक्ति का अंश? मतलब अविभागी प्रतिच्छेद एक सबसे छोटी यूनिट है, इकाई जिसको कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार काल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? समय। अपने जैन शास्त्रों में काल की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय, मतलब जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु मतलब पुद्गल स्कंद की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। अणु से भी छोटे परमाणु, और एक उधर कालाणु। इस प्रकार ये शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद की बात है। मतलब ये जो अविभागी प्रतिच्छेद है, शक्ति व्यक्त रूप में वीरता उसके अंतर्गत ली जाती है। देखो, द्रव्य में सबसे छोटा परमाणु एवं कालाणु। परमाणु किसका? पुद्गल का सबसे छोटा अंश अविभागी कहते हैं इसको। ठीक है, अविभागी प्रतिच्छेद मतलब सबसे छोटा, जिसका और आगे टुकड़ा नहीं किया जा सकता। काल का क्या है? समय। क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश, क्षेत्र की अपेक्षा से क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तो द्रव्य की अपेक्षा से है परमाणु और कालाणु। और काल की क्षेत्र की अपेक्षा से है आकाश का एक प्रदेश। आकाश में जितने प्रदेश हैं, सबसे छोटा एक प्रदेश, क्योंकि एक प्रदेश में ही एक पुद्गल परमाणु आ पाता है। तो एक प्रदेश आकाश की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा से, ठीक है, एक प्रदेश। उसके बाद काल की दृष्टि से सबसे छोटा समय, ठीक है, समय। और भाव अर्थात शक्ति की अपेक्षा से सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद। ख्याल में आ गया? परमाणु क्या है? द्रव्य में। उसके बाद क्षेत्र में क्या है? आकाश का एक प्रदेश। काल में क्या है? समय, कालाणु।
और भाव में मतलब शक्ति की व्यक्तता में अविभागी प्रतिच्छेद, इसको ख्याल में रखना। मतलब इसके और आगे टुकड़े नहीं किया सकते, सबसे छोटी, ठीक है, उसको कह रहे हैं। देखो 57, अब वर्ग किसे कहते हैं? फिर वर्ग से वर्गणा, अविभागी प्रतिच्छेद से वर्ग, और वर्ग से वर्गणा, वर्गणाओं से स्पर्धक, ये इसकी ट्रेन है, ठीक है। इसको समझेंगे एक एक करके, समझ में आ जाएगा। अभी अपन अविभागी प्रतिच्छेद समझ लिया, अब कह रहे हैं वर्ग किसे कहते हैं। तो समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। क्या कहा? समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। एक जैसे अविभागी प्रतिच्छेद 100 मिल गए, 200 मिल गए, उसका समूह, अब कितने का समूह ये नहीं बताया, फिर भी अनंत कहा। देखो समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, चूंकि प्रत्येक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक वर्ग है, ठीक है। तो एक परमाणु के अंदर अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, और अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग। इसलिए अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों का समूह बराबर एक वर्ग, और एक परमाणु में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु बराबर एक वर्ग होता है। ये आपको समझना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे वर्गणा किसे कहते हैं, समझ आ गया होगा अभी तक। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। फिर स्पर्धक किसे कहते हैं कि वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। इस रूप में इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है, अपन आगे एक करके पढ़ते जाते हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? अब आपका प्रश्न, ये क्या वही वर्गणा है? हाँ, ये वही वर्गणा है। कौन सी? जो 5 प्रकार की वर्गणाएं कही हैं अपने जिनागम में, उन वर्गणाओं में ही ये वर्गणा, भाषा वर्गणा, आहारक वर्गणा, ठीक है, कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा, ये जितनी वर्गणाएं हैं, ये पुद्गल के समूह को वर्गणा कहते हैं, ठीक है। वर्गणा की गिनती में थोड़ी कन्फ्यूजन है, मैं एक बार देख के बताऊंगा आपको। चलिए, तो वर्गणा किसे कहते हैं? समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब बार बार समान समान शब्द क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें भी कुछ डिटेल्स है सूक्ष्म दृष्टि से, तो उनको भी पूर्ति करते हुए अपन शब्द का प्रयोग करेंगे समान, ठीक है। तो क्या शब्द का प्रयोग हुआ? समान अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, और समान अविभागी प्रतिच्छेद से मिलकर बने वर्ग के समूह को, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। अब वर्गणा को ही स्कंद कहते हैं। पुद्गल के परमाणु मिले हुए एक साथ, तो उसको वर्गणा कहा जाता है, ठीक है। उसी को स्कंद भी कह दिया जाता है। चलिए, तो स्पर्धक किसे कहते हैं? एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं जहाँ तक उपलब्ध हो, उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। किन वर्गणाओं के समूह को? कि एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह रूप वर्गणा। पुनः बात यही है, मतलब 2 या 2 से अधिक अविभागी प्रतिच्छेद हों, ऐसे वर्ग, क्या समझा? क्या समझे? कि अविभागी प्रतिच्छेद तो हो लेकिन एक नहीं हो, 2 या 2 से अधिक हो, ऐसे वर्ग, ठीक है, ऐसे वर्ग बने ही। 2 या 2 से अधिक अविभागी प्रतिच्छेद मिले तो क्या बना? वर्ग। ऐसे वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं, मतलब एक एक नहीं होना, एक से अधिक होना। ऐसे वर्गों के समूह रूप वर्गणाएं जहाँ तक उपलब्ध हो, उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जितनी वर्गणाएं एक साथ आ जाए, उतनी वर्गणाएं एक साथ आए, और उसको क्या कहेंगे? समूह रूप में उसको क्या कहेंगे? स्पर्धक कहेंगे। स्पर्धक में विशेष खुलासा क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा। देखो आगे पढ़ते हैं। अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्गणाओं को, अर्थात कर्म समूह को स्पर्धक कहते हैं। अभी अपन स्पर्धक पढ़ा था ना, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक। क्या है ये? यही है कि अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त, अनेक प्रकार की। अभी ऊपर क्या कहता है? समान समान, अब यहाँ आया है अनेक प्रकार की, ठीक है। तो अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त, ठीक है,
कर्मण वर्गणाओं को अर्थात कर्म समूह को स्पर्धक, हाँ, ये इस प्रकार है कि अनुभाग शक्ति जो है, फल देने की शक्ति जो है, वो शक्ति अनेक प्रकार की है। उन कर्म परमाणुओं में, उन कर्म वर्गणाओं में, उनके समूह को स्पर्धक कहा। मतलब कर्म वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, कर्म समूह को। ठीक है, तो वर्गणा कर्म रूप में हो गई, कर्म वर्गणा रूप में है, और जब वो इधर आती है वो कर्म रूप में हो जाती है, ऐसे कर्म समूह को स्पर्धक कहते हैं। ठीक है, सर्वघाती प्रकृति में संपूर्ण स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, उसमें देशघाती स्पर्धक नियम से नहीं होते। इस कारण से सर्वघाती प्रकृति में कर्म का क्षयोपशम घटित नहीं होता। उदाहरण आर्त केवल ज्ञानावरण कर्म। ये मैंने ये बात पहले ही बता दी थी, क्योंकि प्रकरण वो था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बता दिया जाए। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दूं। क्या सर्वघाती प्रकृति में संपूर्ण स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, उनमें देशघाती स्पर्धक नियम से नहीं होते हैं। इस कारण से सर्वघाती प्रकृति में कर्म का क्षयोपशम नहीं घटित होता है, जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म। इसका उदय होगा लेकिन इसका क्षयोपशम घटित नहीं होगा। देशघाती प्रकृति में स्पर्धक सर्वघाती तथा देशघाती दोनों प्रकार के होते हैं। इस कारण से देशघाती कर्मों में के उदय काल में कर्म का क्षयोपशम घटित होता है और जीव के ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों की पर्याय प्रकट होती है। उदाहरणार्थ मति, ज्ञानावरण आदि देशघाती कर्म। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर थोड़े से स्पर्धक हैं, उसके दो प्रकार हैं, पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक। इसको याद रखना, क्या सारे ही प्रश्न याद रखने योग्य हैं, बहुत काम आएंगे आगे। ये पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक नई बातें हैं, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना। अनिवृत्तीकरण नामक 9वें गुणस्थान के पूर्व पाए जाने वाले स्पर्धकों को पूर्व स्पर्धक कहते हैं। क्या 9वें गुणस्थान से पूर्व जितने कर्म के स्पर्धक हैं जीव के, वो सब क्या कहलाएंगे? पूर्व स्पर्धक। उनको संज्ञा दे दी पूर्व स्पर्धक, क्योंकि 9वें गुणस्थान से पूर्व नियति निकाचित कर्म की सत्ता रहती है, उससे पूर्व उपसर्ग आदि की सत्ता रहती है, पर 9वें गुणस्थान के बाद से इन सब की सत्ता नहीं रहती, नियति निकाचित कर्म रहित हो जाते 9वें गुणस्थान। इसलिए उसके बाद स्पर्धकों में चेंजेस आ जाते हैं। जो स्पर्धक नियति निकाचित रूप थे वो उदय में आकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो 9वें गुणस्थान से पहले वाले सारे स्पर्धक, अपन सबके स्पर्धक कौन से हैं, पर 9वें में है क्या? नहीं है। तो वर्तमान पंचम काल में सभी जीवों के कौन से स्पर्धक हैं? पूर्व स्पर्धक हैं। फिर क्या कहा? अपूर्व स्पर्धक क्या होता है कि अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से, 9वें गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से अनंत गुणे अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। मतलब वे स्पर्धक पहले तो 9वें गुणस्थान से पहले वाले जो थे वो क्या कहलाते थे? पूर्व स्पर्धक। पूर्व स्पर्धक। और अपूर्व स्पर्धक क्या है कि 9वें गुणस्थान में जो परिणाम ऐसे अपूर्व परिणामों के निमित्त से अनंत गुणी अनुभागहीन शक्ति, क्या कहा कि इन परिणामों के निमित्त से स्पर्धकों की अनुभाग शक्ति अनंत गुणहीन हो गई, और ऐसे स्पर्धकों को अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। मतलब अब वो उदय में आएंगे तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अनुभाग शक्ति बहुत कम हो गई, मतलब ना के बराबर। समझ में आया? समझ आ गया? कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, और 2 से 3 बार सुने और समझें, तभी वो ख्याल में आ पाएगा। ठीक है, एकांत में बैठ के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा विषय अनुकृष्टि रचना की तरफ आगे बढ़ता है। अनुकृष्टि रचना, नाम पहले सुना हो या नहीं सुना हो, नया विषय है। अनुकृष्टि रचना किसे कहते हैं? तो इसको एक ग्राफ की तरह समझें कि एक जैसे होता है ना स्पीड टाइम ग्राफ। अब आपने पढ़े हो नहीं पढ़े, मेरे को ख्याल में नहीं है। ऐसे ग्राफ बनता है तो एक नीचे ऐसे डंडा होता है, एक ऊपर है डंडा होता है, और बीच में फिर वो ऐसे ग्राफ बनता जाता है। तो ये अनुकृष्टि रचना जो है, रचना, वो उसी का विषय है। क्या है अनुकृष्टि, क्या है बादर कृष्टि, क्या है सूक्ष्म कृष्टि, ये 3 प्रकार क्या होते हैं, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, कृष्टि, अनुकृष्टि किसे कहते हैं? प्रश्न, उसका उत्तर देखो। कर्मों के अनुभाग का क्रम से हीन होने को कृष्टि अथवा अनुकृष्टि कहते हैं।
क्या है अनुकृष्टि? कि कर्मों के अनुभाग शक्ति जो है उसका क्रम से हीन होना। कर्मों की अनुभाग शक्ति थी, खूब तीव्र थी, खूब बड़े अनुभाग के साथ बंधे थे कर्म, तो वो अनुभाग शक्ति का क्रम से हीन होना, मतलब अनुभाग शक्ति का कम होना विशुद्ध परिणामों के निमित्त से होता है। ये सब विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जीव के कर्मों के अनुभाग का क्रम से हीन होने को कृष्टि अथवा अनुकृष्टि कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, देखो, अर्थात अनुभाग का क्रश होना, घटना, सो कृष्टि। यह कृष्टि अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से होती है। क्या कहा था अभी अपन ने? अपूर्व स्पर्धक हो गए। अपूर्व स्पर्धक क्या हुआ? कि वो स्पर्धक के अनुभाग का क्रम से अनंत गुना हीनत्व हो गया, तो अपूर्व स्पर्धक हुए। अनंत गुना हीन क्यों हुआ? कि 9वें गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से अनुकृष्टि होती है। अनुकृष्टि क्या होती है? कि उस समय जो भी अनुभाग शक्ति वाले स्पर्धक थे उन सबके क्या हुआ? अनंत गुणी हीन हो गई, उनकी शक्ति अनुभाग उनका अनंत गुणा हीन हो गया, क्रम से हीन हुआ। इसको कहते हैं अनुकृष्टि, और ये 9वें गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से होता है। ये बात आपको ख्याल में रखनी, ठीक है। अब बाधक कृष्टि किसे कहते हैं? तो अपूर्व स्पर्धक से भी अनंत गुणा अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को बाधर कृष्टि कहते हैं। बाधर कृष्टि क्या है? कि अपूर्व स्पर्धक से भी अनंत गुणा अनुभाग क्षीण स्पर्धक। अपूर्व स्पर्धक 9वें गुणस्थान में क्या हो रहा था? कि भाई उसके अनुभाग शक्ति अनंत गुना क्षीण हो रही थी। बाधर कृष्टि क्या है? कि अपूर्व स्पर्धक से भी अनंत गुना अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को बाधर कृष्टि कहते हैं। अर्थात संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का अनुभाग घटना, स्थूल खंड होना, सो बाधर कृष्टि। मतलब कि 9वें गुणस्थान में क्या होता है? 9वें गुणस्थान के शुरू से अंत तक में 21 प्रकृतियों में से 20.5 प्रकृतियों का, 20.5 क्यों, सूक्ष्म लोक रह जाता है, 20.5 प्रकृतियों का क्या हो जाता है? ऐसा कह तो नहीं सकते, लेकिन उदाहरण मात्र, 20.5 प्रकृतियों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। उपशम होगा, अगर उपशम श्रेणी में चल रहा, छपक श्रेणी में तो नाश होगा, क्षय होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जब शुरुआत हुई 9वें गुणस्थान की, और जब शुरुआत में वो उसमें जब अप्रत्यक्षानवरण, प्रत्यक्षानवरण है, हास्य आदि 9 कषाय है, इनका जब उपशम या क्षय चल रहा है, तब क्या होगा? अनुकृष्टि होगा। अनुकृष्टि या अपूर्व स्पर्धक कह लो। अब जब संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ के अनुभाग के घटने की क्रम आया, तो उसको क्या कहा? बाधर कृष्टि कहा। समझ में आया? उसी गुणस्थान में, 9वें गुणस्थान में पहले तो मतलब क्या, अप्रत्यक्षानवरण, प्रत्यक्षानवरण, हास्य आदि 9 कषाय, इनका उपशम क्षय हुआ, तो ये क्या हुआ? अनुकृष्टि। उसके बाद संजुलन कषाय, इनका इनके मतलब अनुभाग शक्ति कम हुई, तो वो क्या कहलाया? बाधर कृष्टि। अब क्या कहे? सूक्ष्म कृष्टि। क्या? कि बाधर कृष्टि से भी अनंत गुणा अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं। ये लगभग 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक में होता है। ठीक है, सूक्ष्म कृष्टि, सूक्ष्म लोक, इस प्रकार समझना। सामने किताब होगी तो आपको विशेष समझ में आएगा, एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो बाधर कृष्टि से भी अनंत गुणा अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अनुकृष्टि रचना किसे कहते हैं? अब अनुकृष्टि रचना की बारी आई। ठीक है, 3 पढ़ लिया अपन ने। 9वें गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर आगे बढ़ने तक अनुकृष्टि, उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते संजुलन का काम आया तो बाधर कृष्टि, और फिर सूक्ष्म लोक का काम आया तो सूक्ष्म कृष्टि। अब अनुकृष्टि रचना किसे कहते हैं? रचना तो कहा ऊपर नीचे अर्थात आगे पीछे के परिणामों के में अनुकर्षण, अर्थात मतलब अनुकृष्टि रचना में 3 प्रकार की कृष्टि। कौन कौन सी? पहली कृष्टि अनुकृष्टि, दूसरी कृष्टि बाधर कृष्टि, तीसरी कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि। तो अनुकृष्टि रचना में इन 3 कृष्टियों के क्या कहे, ऊपर नीचे आगे पीछे परिणामों को रचनात्मक रूप से बताया जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे के परिणामों में अनुकर्षण,
अर्थात क्रम से हीन होने को दिखाने वाली रचना विशेष को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। कि भाई मतलब पहले वो 9वें गुणस्थान में था, समझो मैं एक पेन कॉपी में बता के दिखाता, देखो वो ऐसा, ये दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। तो ये ऐसा रचना बनाई अपन ने। तो सबसे पहले वो 9वें गुणस्थान में वो हीन हुआ, इतना हीन हुआ, ये क्या हुआ, पहला नंबर, इसका पहला नंबर क्या हुआ, ठीक है, ये पहला नंबर हो गया कौन सा, अनुकृष्टि। अब दूसरे नंबर पर और हीन हुआ, ये क्या हुआ, दूसरे नंबर पर बाध्यकृष्टि, ये और हीन हुआ, ये दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर बिल्कुल हीनत्व की दशा पर आ गया, नीचे ही आ गया बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, तीसरा नंबर, मतलब सूक्ष्म कृष्टि। ठीक है, इस प्रकार ये जो रचना बनी, इस रचना को कहेंगे अनुकृष्टि रचना। समझ में आ गया? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। समय कितना था अपना, हाँ अभी अपने पास समय है, ठीक है 5-7 मिनट है अभी अपने पास। चलिए अब आगे मार्गणा की चर्चा आती है। ठीक है, अपन ने गुणस्थान पढ़ना शुरू किया है, तो मार्गणा स्थान भी पढ़ेंगे। और ये मार्गणाओं के संदर्भ में जब सम्यक्त मार्गणा का चर्चा प्रारंभ होगी चर्चा। मार्गणा तो कितनी प्रकार की, 14, इसमें से सिर्फ सम्यक्त मार्गणा की चर्चा यहाँ करेंगे। ठीक है, सिर्फ मात्र सम्यक्त मार्गणा की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार अपन आगे आएंगे सम्यक दर्शन के 3 प्रकार, उनका स्वरूप, इस विषय को अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कर लेंगे। अभी आज सिर्फ मार्गणा और सम्यक्त मार्गणा किसे कहते हैं, ये 2 प्रश्न करके अपन अपनी कक्षा खत्म करेंगे। ठीक है, किन्हीं विशिष्ट पर्यायों अर्थात भावों के आधार पर जीवों के अन्वेषण अर्थात खोज को मार्गणा कहते हैं। ठीक है, क्या कहा, मतलब इसको इस प्रकार समझो कि किसी विशिष्ट पॉइंट के आधार से आप किसी जीव को खोजना चाह रहे हो। जैसे उदाहरण मात्र से कि कोई मेले में कोई बच्चा घूम गया, तो अब वो बच्चे का नाम बताएंगे, राहुल नाम का बच्चा है, 10 साल का है, लाल कपड़ा पहना है, ये ज़रूर बताएंगे। नाम बताएंगे, उम्र बताएंगे, कपड़े क्या पहने हैं, लाल कपड़े पहने हैं, टी शर्ट पहनी है, सफ़ेद रंग का वो पहना है, जूता पहना है, तो जो भी है उसका वो बताएंगे। उस आधार से उस बच्चे को ढूंढा जाएगा। समझ में आए? कहें कि हमारे बाबूजी खो गए हैं, कैसे, वही वो हरे रंग का चश्मा लगाए हैं, काले रंग की लाठी लिए हैं, उस आधार से उसको ढूंढा जाएगा, बाबूजी को ढूंढा जाएगा, बच्चे को ढूंढा जाएगा। तो मात्र पॉइंट इतना, मार्गणा स्थान किसे कहते हैं कि संसार में जीव को ढूंढना है, वो जीव किस किस आधार पर आपको मिलेगा। कि भाई गति के हिसाब से खोजो तो मनुष्य गति में मिलेगा, कितनी अंश गति में मिलेगा, फिर मनुष्य गति के अंदर वो कौन सी लेश्या है, वो भव्य है कि नहीं है, वो सम्यक दर्शन सहित है कि नहीं है, वो कौन से ज्ञान सहित है, वो कौन से संयम सहित है, कौन सी कषाय सहित है। तो ये जितने भी ये सब जीव को ढूंढने की बातें हैं, मतलब जीव को खोजना, ये मार्गणा स्थान कहलाता है। ठीक है, इसको अब पढ़ लें अपन परिभाषा से। कहीं विशिष्ट पर्यायों अर्थात भावों के आधार पर जीव के अन्वेषण अर्थात खोज को मार्गणा कहते हैं। उसके 14 भेद हैं: गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। ये 14 प्रकार की मार्गणाएं हैं। इसमें से अपन सिर्फ सम्यक्त मार्गणा को पढ़ेंगे। ठीक है, मार्गणा प्रकरण में विवक्षित भाव का सद्भाव और असद्भाव दोनों अपेक्षित होते हैं। ठीक है, मतलब कि जीव इनमें पाया गया और नहीं पाया गया, सद्भाव है और असद्भाव है, ये दोनों पॉइंट अपेक्षित है। कौन कौन जीव इस मार्गणा में असद्भाव हैं, कौन कौन जीव इस मार्गणा में सद्भावित हैं, मतलब अंतर्गत आते हैं, उससे नहीं आते हैं। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। ठीक है,
सम्यक्त मार्गणा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की मुख्यता से जीवों के अन्वेषण को सम्यक्त मार्गणा कहते हैं। सम्यक दर्शन या सच्ची श्रद्धा की मुख्यता से जीवों के अन्वेषण को सम्यक्त मार्गणा कहते हैं। तो कितनी हुई सम्यक्त मार्गणा, सम्यक दर्शन 3 प्रकार के, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और मिथ्या दर्शन। कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 6। क्यों, क्योंकि अभी कहा ना कि मार्गणा प्रकरण में विवक्षित भाव का सद्भाव और असद्भाव, विवक्षित भाव क्या है यहाँ पे, श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन, उसका सद्भाव है तो 3 प्रकार का, असद्भाव है तो 3 प्रकार का, दर्शन मोहिनी कर्म का होता है। ठीक है, इस प्रकार समझना चाहिए। चल इसके एक बार उत्तर पढ़ लेते हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की मुख्यता से जीवों के अन्वेषण को सम्यक्त मार्गणा कहते हैं। ठीक है, उसके 6 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व या सासाधन, मिश्र, नहीं हाँ सासाधन अलग है, मिश्र में सम्यक मिथ्यात्व आया था। ठीक है, सासाधन दूसरा गुण स्थान है, मिथ्यात्व सासाधन आसाधन सहित सासाधन कहलाता है। ठीक है, तो मिथ्यात्व सासाधन मिश्र, औपशमिक सम्यक तो छायोपशमिक संयमित और छायिक सम्यक तो। ठीक है, इस प्रकार प्रथम 3 भेद स्वरूप तत्संबंधी गुणस्थान रूप ही हैं, अतः गुणस्थान अध्याय में देखिए। मतलब जो इन 3 का स्वरूप है, पहला 3 क्या, मिथ्यात्व सासाधन मिश्र, ये पहले के 3 गुणस्थान ही हैं। इनका स्वरूप समझना है तो पहले के 3 गुणस्थान का स्वरूप समझ लो, तो वो आगे अपन पढ़ लेंगे। शेष 3 जो हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, इनका स्वरूप आगे बताएंगे। सम्यक्त्व के तो 3 ही हैं भेद, तथा सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व हैं। दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है। सम्यक्त्व का घातक भाव सो सासाधन, आसाधन सहित, आसाधन मतलब पता है क्या होता है, विराधना। सासाधन सम्यक तो नाम रखा है ना उसका, तो सासाधन सम्यक मतलब कि सम्यक्त्व की विराधना सहित, तो ये सम्यक्त्व के घातक भाव है। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद होते हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।